हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर चैप्टर 13 में नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके अंदर आ जाता है हमारा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन पब्लिक हेल्थ। तो भाई पब्लिक हेल्थ यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है, उसके अंदर हमारे पोषण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं आ जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे हम इसमें। तो भाई इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया देयर आर मैनी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम विच affect vast segment of your यानी कि our populations, the major ones which desire special mention are हाईलाइटेड। तो भी इनका कहना है कि जो भी पोषण से संबंधित जो हमारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो होती है ना, जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, यानी कि जो हमारी समस्याएं हैं न्यूट्रिशन से संबंधित, तो उनके अंतर्गत जो हमारी चीजें आती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारी न्यूट्रिशन को लेकर के। तो जितनी भी हमारी जो समस्याएं होती हैं, मतलब कि पूरे के पूरी जो जो पॉपुलेशन है ना हमारी, सारी की सारी जो पॉपुलेशन है, तो जितनी भी जनसंख्या हमारी, उस सभी में जितनी भी पोषण संबंधी हमारी समस्याएं आती हैं, तो वो सारी की सारी बहुत ही जो पोषण संबंधी समस्या पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उस सभी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। और इसमें जो मेजर जो चीजें होती है हमारी, जो डिजर्व स्पेशल मेंटेन आर हाईलाइट। तो इसमें से जो मुख्य जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम पहले हाईलाइट करेंगे, सबसे पहले उनको देखेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी पोषण से संबंधित समस्याएं होंगी उतनी हमारी जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी वो। नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती है, सबसे पहले उन्होंने बताया लो बर्थ वेट। तो लो बर्थ वेट का मतलब ये हो जाता है कि बच्चा जो है जन्म के समय बच्चे का जो भार है वो कम होना। तो वो भी हमारी एक न्यूट्रिशन समस्या मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, अगर उसी को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन पोषक तत्व वगैरह से नहीं मिलेंगे, तो बेबी को भी फिर जो बेबी का जो वेट है वो कम ही रहेगा। तो इसमें लो बर्थ वेट के अंदर इन्होंने दिया बर्थ वेट लेस देन 250 यानी कि 2 किलो 500 ग्राम जो हमारा वेट होता है। मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्दो वी डू नॉट नाउ ऑफर ऑल कॉजेज low birth weight, maternal malnutrition and anemia appear to the significant risk factor it's of the occurrence। तो वेट का कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे के अंदर जो भार कम होता है, यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसके अंदर उसका जो वजन होता है 2 किलो 500 ग्राम से जो कम होता है। और जितने भी हमारे डेवलप कंट्री होते हैं, विकासशील देश जितने होते हैं, उनमें ये एक मतलब कि एक गंभीर समस्या मानी जाती है, यानी कि गंभीर और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या मानी जाती है कि बच्चे का जो जन्म के समय जो वेट है वो कम होना। ठीक है। और इसके अंदर हम जैसे कि जो कम जन्म होते हैं, जैसे कि भार के सभी जितने भी हम कारण हैं वो हमें पता ही नहीं होते कि बच्चे का जन्म के समय भार कम है तो उसके क्या रीजन रहे हैं। ठीक है। तो सभी कारणों का पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो माँ जो न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले रही है, माँ के अंदर अगर क्या है मॉल न्यूट्रिशन है, तो मॉल न्यूट्रिशन है या माँ के अंदर खून की कमी है, तो वो एक महत्वपूर्ण जो है रिस्क वाली चीज हो जाती है। एक मतलब कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हमारा माना जाता है मदर के अंदर, अगर मॉल न्यूट्रिशन है यानी कि वो पोषक तत्व अच्छे से नहीं ले रही है और खून की कमी है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट क्या माना जाता है, रिस्क फैक्टर माना जाता है। और इसमें इन्होंने बताया अमंग द अदर कॉजेज ऑफ लो बर्थ वेट इन हार्ड फिजिकल लेबर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जो मदर जो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ही ज्यादा कठिन काम करती हैं, शरीर से ज्यादा परिश्रम करती हैं, शारीरिक परिश्रम ज्यादा करती है, फिजिकल लेबर करती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी ये चीजें पाई जा सकती है। ठीक है। और शारीरिक श्रम के साथ साथ जैसे प्रेगनेंसी के अंदर, अगर प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक श्रम के साथ साथ अगर वो बीमार भी रहती हैं, स्पेशली उनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो ये भी हमारी समस्या इसके अंदर रह सकती है। ठीक है। और शॉर्ट मैटरनल जो हमारा इसके अंदर होता है, वेरी यंग एज, हाई पार्टली स्मोकिंग, क्लोज बर्थ इंटरवल आर ऑल एसोसिएटेड फैक्टर, ऑल देयर फैक्टर आर ऑफ द इंटर रिलेटेड। तो भाई इसमें जो इन्होंने बताया है, जैसे कि जो मदर होती है, अगर उसका मदर जो होती है अगर वो किसी भी तरीके का काम बहुत ज्यादा मात्रा में करती है, इन्फेक्शन हो जाती है, बीमारी हो जाती है, ये चीज तो इसकी फैक्टर रहती ही रहती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो देखा जाता है विशेष रूप से, अगर इन्फेक्शन के साथ साथ माँ का कद भी कम है, यानी कि जो लंबाई होती है ना, अगर वो भी कम है मदर का, और उसकी जो एज है मदर की वो भी छोटी है। ठीक है। और बहुत ज्यादा हाई पार्टली स्मोकिंग, अगर वो धूम्रपान अगर वो करती है, धूम्रपान के एरिया में अगर वो रह रही है, ठीक है, तो इसके अंदर ये तो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ये हमारी क्या होती हैं, ये हो जाती है डिलीवरी के और बच्चों में कम अंतराल अगर हो जाए, यानी कि बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, दूसरा बच्चा पैदा हो गया, तो ये हमारा क्लोज बर्थ इंटरवल हो जाता है इसमें। तो ये हमारे जो सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे आपस में जुड़े होते हैं, और ये बेबी के जो है वेट के कम होने के, यानी कि लो बर्थ वेट का रीजन बन सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारी जो सारी की सारी प्रॉब्लम इज द मल्टी फैक्टर्स, देयर आर द यूनिवर्सल सॉल्यूशन। ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्यूशन के अंदर हमारा जाता है इंटरवेंशन हैव टू बी द कोज स्पेसिफिक देयर पॉपुलेशन of the infant born with the LBW has been selected one of the nutritional indicator। ठीक है। तो इन्होंने ये बताया क्योंकि ये जो समस्या है ये सब जगह पाई जाने वाली होती है। ठीक है। हमारी फैक्टर्स हो जाती है, मल्टी फैक्टर्स यानी कि सब जगह पाई जाने वाली ये हमारी समस्या है, और इसका कोई मतलब कि ऐसा यूनिवर्सल सोल्यूशन भी नहीं है कि यूनिवर्सल सोल्यूशन निकाला जा सके, ये सोल्यूशन निकाल दिया तो फिर ये होगी ही नहीं। ठीक है। तो इसमें जो इंटरवेंशन किया जाता है, यानी कि जो भी किसी प्रकार का इंटरवेंशन का मतलब हो जाता है कि हस्तक्षेप अगर किया जाए, तो उसमें स्पेसिफिक जो है उसका एक कारण होना चाहिए भाई। जब इंटरफेस किया जाएगा, इंटरवेंशन जब किया जाएगा, तो उसका एक कारण जो है पता होना चाहिए। तो इसमें प्रोपोर्शंस ऑफ इनफैंट born with the low birth weight has been selected as one of the nutrition indicator। तो इसमें जो कम जन्म
यानी कि जन्म के समय जो भार कम होता है जिन शिशुओं का, अगर उनका अनुपात या फिर उनकी न्यूट्रिशन से संबंधित किसी भी तरीके के हमें इंडिकेटर जो हमारे दिए जाते हैं, तो वो जो हमारे इंडिकेटर होते हैं या संकेत जो हमारे दिए जाते हैं, उनमें से एक को रूप में चुना गया है। यानी कि किसी भी चीज पे काम करने के लिए उसका स्पेसिफिक तो कारण तो चाहिए ना कि ये समस्या है, ये बीमारी फैल रही है, तो हमने यहाँ से इस चीज के लिए शुरुआत करनी है, ठीक है। तो बच्चों का कम वेट के साथ पैदा होना हमारा ये इंडिकेट करता है कि भी मदर के अंदर न्यूट्रिशन समस्याएं जो है वो चल रही हैं, तो वो न्यूट्रिशनल जो प्रॉब्लम्स होती है उनके ऊपर भी काम किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो भी प्रोटीन का तो पता ही है, प्रोटीन के बगैर तो मालन्यूट्रिशन की जो समस्याएं वो हमारी हो ही जाती हैं। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द मेजर हेल्थ एंड द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। इट इज ओकर पर्टिकुलरली ऑफ द वीकलिंग एंड द चिल्ड्रन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो इन्होंने बताया है कि भारत के अंदर जो है प्रोटीन ऊर्जा जो होती है, यानी कि प्रोटीन से मिलने वाली जो हमारी एनर्जी होती है, उसका जो हमारा मॉल न्यूट्रिशन की जो होती है वो एक मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्वास्थ्य है और हमारा जो न्यूट्रिशन संबंधित समस्या के रूप में जाना गया कि अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी पाई जाती है इंडिया के अंदर। इट ओकर पर्टिकुलरली ऑफ द वीकलिंग। तो ये विशेष रूप से कमजोर व्यक्ति और जीवन की जो शुरुआत वाले जो हमारे बच्चे होते हैं, मतलब कि शुरुआती बच्चे होते हैं, यानी कि 1 साल के 2 साल के ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो कमजोर इंसान यानी कि जिसके अंदर क्षमता कम होगी और ऐसे बच्चे जो जीवन की शुरुआती दौर है 1 या 2 साल के 3 साल के ऐसे बच्चों के अंदर हमारी प्रॉब्लम पाई जाती है। इट इज नॉट ओनली एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ चाइल्डहुड mobility and the mortality, but lead also permanent improvement of physical and possibly and the mental growth of those who survive the current concept of। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो केवल बचपन में बीमारी और मृत्यु दर जो होती है, यानी कि मोबिलिटी या मोर्टेलिटी का ही कारण नहीं बनता है, यानी कि बचपन में जो मृत्यु दर होती है, बीमारियां जो फैलती है, सिर्फ उन्हीं का कारण नहीं बनता है, बल्कि क्या होता है जितने भी जीवित बच्चे होते हैं या जीवित हमारे जो जितने भी इंसान होते हैं जीवित या जिनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, जीवित बच्चे हमारे होते हैं, तो वो हमारे फिजिकली रूप के साथ साथ हमारे जो मानसिक रूप से भी क्या हो जाते हैं, मानसिक रूप से स्थायी प्रॉब्लम आना उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है, यानी कि मेंटल ग्रोथ भी उनकी कम हो जाती है, मानसिक रूप से भी वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। करंट कंसेप्ट इसका जो दिया गया है कि नई अवधारणा के अनुसार जो हमारा इसमें बताया गया प्रोटीन एनर्जी के अंदर। तो आगे देखते हैं इसमें। तो भाई जो हमारी प्रोटीन जो होती है उसकी विशेषता क्या बताई गई है, पीएम दैट द क्लिनिकल फॉर्म क्वासिक्योर एंड द मार्मस आर टू डिफरेंट क्लिनिकल पिक्चर एंड द अपोजिट पोल ऑफ द सिग्नल ऑफ जो हमारा कॉन्टिनम होता है, यानी कि सिंगल कॉन्टिनम इसके अंदर होता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो प्रोटीन जो है उसकी ये विशेषता है कि ये हमारा जो क्वासिक्योर है या फिर हमारा मरासमस जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है ये हमारी इसी की वजह से होती है। ये एक मतलब कि निरंतरता यानी कि बिल्कुल लगातार हमारी जो चीजें दी जाती है, लगातार का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारे अलग अलग जो अपोजिट पोल जो होते हैं उनमें अलग अलग जो है इनकी जो क्लिनिकल डिफरेंसेस है वो हमारे अलग अलग होते हैं, इसलिए इनकी अलग अलग चीजों की मतलब कि अलग अलग नैदानिक यानी कि अलग अलग इसकी क्या की जाती है, मैनिफेस्टेशन जो होते हैं वो अलग अलग किए जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग पोल हो जाते हैं। तो डिफरेंट क्लिनिकल फीचर इनके अपनाए जाते हैं क्योंकि अपोजिट पोल होते हैं, तो इनके अलग अलग डिफरेंट क्लिनिकल भी अपनाए जाते हैं, यानी कि जो इनके ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी हमारे अलग अलग होते हैं क्योंकि ये अपोजिट पोल यानी कि एक दूसरे के विपरीत जो चीजें होती है उनके लिए हमारे जो इलाज है वो भी इस तरीके से अपनाए जाएंगे, ठीक है। तो क्वासिक्योर और जो मरासमस, लेकिन क्या है ये है किसकी वजह से है, हमारे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अभी नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीईएम। तो भी प्रोटीन का जल्दी से पता कैसे लगाएंगे कि प्रोटीन की कमी है इस पेशेंट के अंदर या इस बच्चे के अंदर। तो इसमें जल्दी पता लगाने के लिए हम क्या देखेंगे, तो इसका सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर होता है, फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पीईएम इन द अंडरवेट ऑफ एज। तो सबसे पहला इंडिकेटर क्या होगा, इसमें जो एज के हिसाब से जो वेट होता है ना, वजन होता है वो कम पाया जाता है, तो ये प्रोटीन की कमी मानी जाती है। मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड टू डिटेक्ट दिस which can be the employed even by field health workers into the maintain growth chart। तो भी इन्होंने बताया है कि द मोस्ट प्रैक्टिकल जो हमारा मेथड होता है इसमें सबसे पहले पता लगाने का सबसे जो व्यवहारिक तरीका हमारा अपनाया जाता है ना, सबसे प्रैक्टिकल जो मेथड हम जिसको बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जैसे कि हमारी फील्ड हेल्थ वर्कर होते हैं तो वो भी इसको अपना सकते हैं। फील्ड हेल्थ वर्कर अपनाएंगे तभी उनको चीजें समझ में आएंगी कि हम किस तरीके से जानकारी प्राप्त करें कि भी इनके अंदर प्रोटीन कम है, ठीक है। जो एम्प्लॉय इवन फील्ड हेल्थ वर्कर, तो इससे जो हेल्थ वर्कर फील्ड हेल्थ वर्कर का मतलब हो जाता है जो विजिट करने वाले जो हमारे वर्कर होते हैं, तो वो भी इसको अपना सकते हैं। मेंटेन ग्रोथ चार्ट, तो ग्रोथ चार्ट बनाना इसके लिए सरल उपाय हमारा हो सकता है, और ये जो चार्ट होता है ये एक नजर में ही बता देते हैं कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। ये जो चार्ट होता है ये इंडिकेट करता है गैलेंस वेदर द चाइल्ड गेनिंग एंड द लॉजिंग वेट। तो जो चार्ट बनाते हैं तो चार्ट में 1 मिनट में ही पता चल जाता है कि बच्चे का वजन जो है बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि उसमें जो हम हर हफ्ते अगर बच्चे का वेट देख रहे हैं या 15 दिन में देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं, तो हमें अपने आप ही चार्ट से पता लग जाता है। और जो फील्ड वर्कर होते हैं उनको ये चीजें अपनानी चाहिए। तो प्रैक्टिकल मेथड यही है हमारा प्रोटीन के बारे में जानने का। और जो प्रिंसिपल फीचर जो दिए गए हमारे क्वासिक्योर और जो हमारा मार्मस आर शो इन, तो ये टेबल 26 के अंदर जो हमारी जो दिया गया उसमें क्वासिक्योर और मार्मस जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसकी क्या क्या हमारी विशेषताएं होती हैं, मतलब कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स हमारे दिखाई देंगे, क्या क्या फीचर दिखाई देंगे, तो वो हमारे टेबल 26 के अंदर हम देखेंगे।
तो इसमें जो हमारे टेबल 26 है, तो प्रिंसिपल फीचर ऑफ सर्वेयर पीईएम, तो प्रोटीन के बारे में हमारे जो सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम, ये हमारे फीचर आ जाते हैं इसके अंदर। फीचर इन द सेंस कि भाई हमारी जो सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती है, जैसे कि इसमें आ जाएगा क्लिनिकल फीचर में, जैसे कि हमारी आगे मसल्स वास्टिंग आ गई है, फैट वास्टिंग आ गया, ओडिमा आ गया, यानी कि हमारी जो मसल्स वास्टिंग का मतलब होता है कि मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना, और जो हमारा फैट वगैरह वो कम हो जाना, या हमारी सूजन वगैरह हो जाना, ये क्लिनिकल के अंदर आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा अवॉइड आ जाएगा सिवियर लॉस ऑफ द सबकुटेशियस फैट नॉन, तो इसमें जो हमारी स्किन के नीचे पाए जाने वाला जो फैट होता है ना, उसका बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान हो जाता है। और वेट फॉर हाइट और मेंटल चेंज, तो भाई हमारा जो हाइट है और वेट है उसके अंदर बदलाव आ जाएगा। मानसिक रूप से जो चेंजेस होते हैं, कभी कभी अशांत और मतलब किस तरीके के बिहेवियर हमारा हो जाता है, तो इसमें मार्मस में क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ही कम हो जाएगा। और कभी कभी हमारा जो शांति जो है सम टाइम क्वाइट एट द इलास्टिक, तो इसमें हमारे जो अलग अलग चेंजेस जो आते हैं, यानी कि मसल्स की अगर प्रॉब्लम होगी तो इसमें हमारी क्या होगी, जो हमारी त्वचा के नीचे वाली जो हमारा फैट होता है उसका हमें नुकसान हो जाएगा। जबकि कवासी की ओर जो हमारी प्रॉब्लम होगी, इसके अंदर ऑलवेज में दे रखा है, तो ऑलवेज प्रेजेंट होता है, और एक समटाइम कभी कभी प्रेजेंट होती है चीजें। तो कभी कभी होने वाली समस्या और हमेशा होने वाली समस्या, तो इसमें समटाइम हिडन होता है एडिमा एंड द फैट ओपन रिटेन्ड बट नॉट हम प्रेजेंट होता है लोअर लेग एंड यूजुअली फेस एंड द लोअर आर्म। तो इसका मतलब है कि कभी कभी सूजन है और जो हमारा जो फैट होता है उसका उसके जो कारण है वो छिपे रहते हैं, लेकिन जो हमारा फैट होता है ना वो अक्सर बरकरार रहती है, ऐसे कैसे रहेगा फैट, और जो है ज्यादा वो मतलब कठोर नहीं होती है। और जो पैर वगैरह है हमारे, तो पैरों के नीचे वाला जो हमारा हिस्सा होता है आमतौर पर, जैसे कि फेस है या फिर हमारी जो ऊपर वाला जो आईब्रोज का जो हिस्सा होता है उसके नीचे वाले हिस्से में ये मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये जो है सारी के सारी क्वासिक्योर रोग के अंदर, ये मार्मस के रोग है, क्लिनिकल फीचर के अंदर हमारी आ जाती है। जैसे कि भूख लगना, यूजुअली इसमें अच्छी भूख लगती है। ठीक है, और ओपन ऑफ द करंट एंड पास्ट यूजुअली नॉन, तो इसमें जो वर्तमान है मतलब कि अभी भी है और जो पीछे भी है वो आमतौर पर मतलब कि कोई इसमें चीजें नहीं होती है, लेकिन इसमें यूजुअली अच्छी रहती है हमारी जो भूख होती है। लेकिन क्वासिक्योर में पुअर हो जाती है, बहुत ही कम हमारी लगती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम हमारे जो फीचर जो दिए गए, ये हमारे जो बीमारी को देख करके दिए गए हैं कि दोनों बीमारियों में क्या अंतर हमारा रहता है। तो इसमें हमारे ये क्लिनिकल है, ये भी क्लिनिकल है, और ये हमारा बायोकेमिकल्स के अंदर हमारे आ जाते हैं, यानी कि सीरम वगैरह आ जाएंगे, यूरिन और पर ग्राम जो कैरेटिनिन है। हाँ ठीक है, और मतलब कि सीरम इसके अंदर आ जाता है, यानी कि यूरिन के अंदर जो यूरिया होता है, कैरेटाइन होता है, हाइड्रोसिप्रोलाइन क्रिएटिनाइन होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे इसके अंदर आ जाएंगी, किसमें नॉर्मल रहती है, किसमें लो रेंज रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ यही दिया गया है जो कि प्रोटीन से संबंधित है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे स्क्रीनिंग फॉर मॉल न्यूट्रिशन। तो मॉल न्यूट्रिशन की स्क्रीनिंग का मतलब ये हो जाता है कि भाई जो हमारा मॉल न्यूट्रिशन है यानी कि कुपोषण है, उसकी जांच कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे उसका कि भी कुपोषण है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग करेंगे तो उसमें कौन कौन से हमने पॉइंट जो है वो शामिल करने हैं। तो देयर आर सेवरल टेक्निकल फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉल नैरिश चाइल्ड। तो सबसे पहले हम कुपोषित बच्चों की पहचान करने के जो तरीके हैं वो सीखेंगे कि ये बच्चा कुपोषित है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। हाइट एंड वेट देखेंगे, जिस बच्चे की हाइट अच्छी नहीं होगी या फिर उसका वेट कम होगा, ठीक है, तो हम पहले ही मान जाएंगे कि भाई ये जो बच्चा है इसको कुपोषण का शिकार है, ये माल नैरिश्ड है, इसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दिया गया है। द बेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु द माल नैरिश्ड इन टू टेक देयर हाइट एंड weight regularly once of a month in the case of children and at 3 to 6 month interval in the case of older children। तो इनका कहने का मतलब ये है कि लंबाई और जो वजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो हमारा मॉल न्यूट्रिशन से जो बच्चों की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना गया है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका तो है ही, तो इसमें लंबाई है, वजन है, वो हमारा जो है नियमित रूप से मापना चाहिए। ठीक है, लंबाई वजन जब तक नहीं मापेंगे तो चार्ट नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि पहले कितना था और अब कितना है, तो मापा जाना चाहिए। और छोटे बच्चों के मामले में महीने में एक बार और बड़े बच्चों के मामले में 3 से 6 मंथ। ठीक है, तो 3 से 6 महीने के अंतराल पर ये किया जाना चाहिए। ठीक है, और अगर इस तरीके से किया जाएगा तो इसमें जो ग्रोथ चार्ट होता है उसमें रोड टू हेल्थ कार्ड से चैप्टर 2 पेज, तो जो हमारा जो चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट हमारा कैसे बनाया जाता है ग्रोथ चार्ट का, वो हम जो हमारा सेकंड अध्याय है उसमें देख चुके हैं सारा का सारा। तो पृष्ठ 16 यानी कि बुक्स में जो हम पहले है वो चीजें हम पहले ही कर चुके हैं कि बच्चे की ग्रोथ चार्ट जो है वो क्या है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारे टॉपिक। कहने का मतलब ये है इनका। तो सिंपल और हमारा इन एक्सपेंसिव मेन ऑफ द मॉनिटरिंग चाइल्ड हेल्थ एंड द न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो भाई इसमें जो हमारा बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के न्यूट्रिशन से संबंधित जितनी भी निगरानी है वो एक सरल यानी कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जो सस्ते साधन होते हैं ना वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्क्रीनिंग जो की जाती है उसमें वेट और हाइट देखनी है बच्चे की। तो हर रोज बच्चे का मतलब कि 10 दिन में, 5 दिन में, 1 वीक में, 15 दिन में या 6 महीने में, जितने में भी हमारे इसके अकॉर्डिंग उतना वेट लिया जाएगा, उसका ग्रोथ चार्ट बनाया जाएगा, उसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, सस्ते ही साधन है, इसमें किसी तरीके की कोई चीजें ऐसी नहीं है कि भी आपको साधन प्रोवाइड कराए जाए। और इसमें मिड आर्म सर्कमफ्रेंसेस जो हमारा देखा जाता है, तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंसेस के अंदर हमारा आ जाता है कि जो बीच वाली जो बांह की जो परिधि देखी जाती है। अनदर सिंपल एंड यूजफुल टेक्निक इन द मेजर ऑफ द मिड आर्म सर्कमफ्रेंसेस एंड आर्म सर्कमफ्रेंसेस exceeding 13.5 centimeter in sign of the satisfactory nutrition status between
12.5 and 13.5 centimeter of the indicate mild moderate malnutrition and below 12.5 centimeter several malnutrition। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्कमफ्रांसिस हमारा होता है, आम का जो सर्कमफ्रांसिस होता है, बाजू का जो सर्कमफ्रांसिस हमारा होता है, एक और मतलब कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी टेक्निक मानी जाती है। इसकी जो परिधि होती है 13.5 सेंटीमीटर तो हमारी होगी, इससे अधिक अगर भुजा हमारी जो भुजा होती है अगर इससे ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो सर्कमफ्रांसिस अगर ज्यादा हो जाता है 13.5 सेंटीमीटर से, तो सिग्निफिकेंटली जो हमारा न्यूट्रिशन से संबंधित हमारी चीजें हो जाती है ये, ठीक है। तो इसमें जो है भुजा अधिक संकेत देती है, तो जो हमारा संतोषजनक पोषण स्थिति का संकेत देती है कि हाँ बच्चे को पोषण जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छा दिया जा रहा है, क्योंकि 13.5 सर्कमस्टांसेस अगर बच्चे का आता है 12.5 और 13.5 सेंटीमीटर जो है वो इंडिकेट करता है कि माइल्ड और मॉडरेट यानी कि बीच की स्थिति है बच्चे का, जो हल्का फुल्का जो मध्य कुपोषण का संकेत देती है कि थोड़ा बहुत ही मोलन्यूट्रिशन का शिकार है बच्चा, लगभग ठीक ही न्यूट्रिशन ले रहा है। और मोलन्यूट्रिशन एंड बिलो अगर 12.5 से भी बिल्कुल कम का सर्कमस्टांसेस इसके अंदर आता है तो वो बताया जाता है कि ये हमारा मोलन्यूट्रिशन का शिकार है, क्योंकि ये जो बच्चा है इसको पोषण अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। तो सर्कमस्टांसेस में हमने क्या देखना है कि 13.5 से ज्यादा है तो वो हमारा सही माना जाएगा, इसके बीच में जो मध्य माना जाएगा, और इससे भी जो कम का होता है 12 से भी जो कम का होता है वो हमारा सीवियर मालन्यूट्रिशन माना जाएगा कि बच्चे के अंदर पोषण की कमी है। क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी एग्जामिनेशन अगर किया जाए तो क्लिनिकल या फिर लेबोरेटरी के अंदर बच्चे का एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इसमें एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम हेड टू फुट, तो इसमें जो एग्जामिनेशन किया जाता है बच्चे का सर से नीचे के पांव तक जो हमारी जांच की जाती है, तो इसमें देखते हैं हम, इसमें आ जाता था साइन ऑफ मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी। तो ये मालन्यूट्रिशन के हमारे जो साइन होते हैं यानी कि जो लक्षण होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं कि प्रोटीन विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी, ठीक है, तो उन पदार्थों की जो कमी होती है। तो इसमें अनदर अप्रोच ऑफ द डिटेचिंग मालन्यूट्रिशन such examinations may be the supplemented by the laboratory test such the estimations of the hemoglobin। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी होती है ये हमारी कमी के कारण मतलब कि ये चीजें हमारी दिखाई देती है, साइन और सिम्टम दिखाई देते हैं। और जो हमारी जो जांच की जाती है, ठीक है, कुपोषण का पता लगाने के लिए का एक अन्य तरीका भी है, यानी कि कुपोषण का अगर हमने पता लगाना तो अन्य तरीके में क्या आ जाता है सर एग्जामिनेशन, उसमें एग्जामिनेशन किया जाता है, किस चीज का एग्जामिनेशन किया जाएगा, इसमें साथ साथ हीमोग्लोबिन का भी पता लगा जाता है, जो कि हमारा किसके अंदर किया जाता है लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर। अगर हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट करा जाता है तो उसमें भी पता चल जाता है कि किस चीज की कमी है, प्रोटीन विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी में से, और हीमोग्लोबिन की अगर कमी है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है तो वो हमारा मालन्यूट्रिशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसमें हमारा आ जाता है प्रिवेंटिव मेजर, हम इसमें क्या लेंगे कि इस चीज को सुधारने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए या इस चीज का निवारण करने के लिए हम कौन से उपाय अपनाएंगे। तो प्रिवेंटिव मेजर के अंदर इसमें आ जाता है देयर इज नो सिंपल सॉल्यूशंस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पीएम। तो भाई हमारा जो प्रोटीन की जो प्रॉब्लम होती है इसका कोई साधारण सोल्यूशन नहीं होता है, तो ये जो समस्या है इसका साधारण समाधान नहीं होता है। मैनी टाइप ऑफ एक्शन आर द नेसेसरी, तो इसमें बहुत तरीके की जो कार्रवाई होती है वो कई तरीके के एक्शन जो है वो लेने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। द फॉलोइंग ऑफ द एडेप्टेड from the 8th FO या WHO expert committee in the nutrition for the prevention of the PEM in the community। तो भी हमारी कम्युनिटी के अंदर जो चीजें अपनाई गई हैं प्रोटीन की कमी को रोकने के लिए, प्रोटीन न्यूट्रिशन का पता लगाने के लिए, इस कमी को रोकने के लिए, जो कि हमारा एसोसिएशन है यानी कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हमारी जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके द्वारा ये चीजें हमारी बनाई गई हैं। तो उन्होंने किस तरीके से ये चीजें बनाई गई यानी कि समुदाय के अंदर जो प्रोटीन की जो रोकथाम या पोषण से संबंधित जो चीजें हैं उन पर काम किया जा सके। तो 8वीं बैठक थी वो 8th जो हमारी कमेटी थी उसके अंदर हमारी ये की गई थी। तो इसमें सबसे पहले हेल्थ के बारे में किया गया था, भी हेल्थ को प्रमोट करना है, हेल्थ का प्रमोशन, ठीक है। तो मेजर डायरेक्टेड टू द प्रेग्नेंट एंड द लैक्टिंग वुमेन एजुकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट। तो इन्होंने बताया कि जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं सारी की सारी उनको शिक्षा, उनको पूर्ण आहार जो है वो दिया जाए, उनको शिक्षा भी दिया जाए, उनको खाने पीने की, ऐसा नहीं कि आप शिक्षा दे दो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शिक्षा भी काम नहीं करेगी, तो उनको शिक्षा के साथ साथ किस तरीके से लेना है इसके साथ साथ उनको चीजें भी प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। प्रमोशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, तो उनको बताया जाए कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो माँ जो है वो बच्चे को दूध अच्छे से पिलाए और जितना ज्यादा टाइम तक वो पिलाएगी तो उतने ज्यादा टाइम तक बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट रहेगा, ठीक है। डेवलप ऑफ लो कॉस्ट वेविंग, तो कम लागत वाली जो शिशु आहार को छुड़ाने की जो विधि है वो अपनानी जो है बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि कई माताएं ऐसी होती हैं कि पीछे ये 1 साल तक या 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ माँ अपना ही दूध पिलाती रहती है, जो कि बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो 6 महीने के बाद या चौथे या 5वें महीने में ही बच्चे को जो दूसरे सप्लीमेंट होते हैं वो देने स्टार्ट कर देने चाहिए, और आहार जो है वो हमारा देना स्टार्ट कर देना चाहिए और डेवलप करना चाहिए लो कॉस्ट वेविंग, यानी कि माँ का दूध छुड़ाने के बाद जो भी हमारा आहार लागू करना है, जैसे कि सैरेलैक देना है, बनाना दे देते हैं, दाल का पानी दे देते हैं, तो वो भी आहार ऐसा होना चाहिए जिसकी लागत कम हो और जो सस्ता हो, ठीक है। तो ये हमारे रोजमर्रा में जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं या फिर हमारे जो अनाज वगैरह ये हमारे पास वैसे ही नेचुरली कम लागत की चीजें ही होती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम,
तो वही नेक्स्ट इन्होंने बताया है फूड्स। तो भाई फूड कैसे देंगे बेबी को, द चाइल्ड शुड बी द मेड टू ईट मोर फूड एंड द फ्रीक्वेंट इंटरवल। तो इन्होंने बताया कि बच्चे को जो खाना देना है, तो बच्चे को कैसे खाना देना चाहिए, बच्चे को बार बार और अधिक मात्रा में भोजन खिलाया जाना चाहिए। जो मोल्यूट्रिशन का शिकार होते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा खाना दें और बार बार उनको खाना दें। मेजर टू इम्प्रूव फैमिली डाइट, तो इसमें जो परिवार का जो खान पान है उसमें सुधार के जो उपाय होते हैं वो अपनाने चाहिए। न्यूट्रिशन एजुकेशन जरूर देनी चाहिए, प्रमोशन ऑफ करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिस, जिससे आप न्यूट्रिशन अगर एजुकेशन अगर आप फैमिली को देते हो तो उसमें क्या प्रमोट होगा, उसमें जो फीडिंग प्रैक्टिस होती है यानी कि खान पान से संबंधित जो हमारी अच्छी प्रथाएं होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, होम इकोनॉमिक्स के बारे में बताना चाहिए कि भी घर का जो अर्थशास्त्र है यानी कि घर में कम कमाई में भी अच्छे साधन कैसे जुटाए जा सकते हैं, तो ये चीजें भी समझानी चाहिए। फैमिली प्लानिंग एंड जो हमारा स्पेसिंग ऑफ बर्थ यानी कि परिवार नियोजन के बारे में भी बताएं, और बच्चों में अंतर रखने की जो चीजें होती है इन चीजों के बारे में भी समझाना चाहिए। फैमिली एनवायरनमेंट के बारे में उनको पूरा बताएं कि पारिवारिक वातावरण किस तरीके से हंसी खुशी और नॉर्मल रखना चाहिए। स्पेसिफिक जो हमारी प्रोटेक्शन होती है यानी कि जो स्पेशल जो हमारी सुरक्षा होती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए बच्चे की, जैसे कि बच्चे की जो डाइट है, डाइट मस्ट कंटेन प्रोटीन एंड एनर्जी रिच फूड। तो बच्चे को जो आप खाने पीने की जो चीजें खिला रहे हैं उसमें अच्छे तरीके से प्रोटीन की मात्रा, एनर्जी से भरपूर हमारा भोजन होना चाहिए, जैसे कि दूध है, अंडा है, फ्रेश फ्रूट जो है बच्चे को देने चाहिए। गिव इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो जितना आपकी हैसियत है, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बेबी को देनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाता है कि ये जो चीजें होती हैं ये इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, एंटीबायोटिक जो चीजें होती है या फिर हमारे एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ सके। ठीक है, इसलिए इनको प्रोटेक्शन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन फूड के अंदर इनको बोला जाता है। इम्यूनाइजेशन आ जाता है, टीकाकरण कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों का, और फूड कोडिफिकेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं तो वो अच्छे तरीके से हमारे सुदृढ़ भी होने चाहिए और सही चुनाव भी होना चाहिए, तो इन चीजों पे ध्यान देना है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो भाई अच्छे से आप चीजों को ढूंढना है कि भाई जो बीमारी है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी जो है डायग्नोज जब आप करते हैं, जल्दी से जल्दी डायग्नोज करेंगे तभी जल्दी से जल्दी आप बीमारी को जो है पकड़ पाएंगे और जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो पाएगा। तो वो हमारे आ जाते हैं अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। तो जल्दी से बीमारी को पकड़ो और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करो। तो इसमें पेरियोडिक सर्वाइलेंस हमारा आ जाता है। तो इसमें जो हमारी निगरानी जो होती है समय के अनुसार जो पूरी पूरी निगरानी की जानी चाहिए कि भाई जो डायग्नोज करने का ये तो मतलब होता है कि जो बीमारी वगैरह है उनका चीजें पता लगाना, तो निगरानी करते हैं तो सभी चीजों का पता लगता है, सर्वाइलेंस हमारा करना जरूरी है। अर्ली डायग्नोज ऑफ एनी लैग इन ग्रोथ, तो भाई जो हमारे जितने भी एवरी डायग्नोज यानी कि जितने भी प्रकार के हमारे विकास जो हमारा किया जाता है, डेवलप जो किया जाता है किसी भी प्रकार का, उसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए, उसके जल्द से जल्द जो है वो चीजें हमारी करनी चाहिए। अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट के लिए क्या इन्फेक्शन और डायरिया वगैरह है उनके लिए क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी उनका निवारण करवाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा वीकनेस देने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, तो जल्दी निवारण करना, अर्ली डायग्नोज करके इनका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। इन्फेक्शन है, डायरिया है, ग्रोथ है, कुछ भी है, डेवलपमेंट और जितने भी हमारे प्रोग्राम से आर द अर्ली रिहाइड्रेशन एंड चिल्ड्रन विद डायरिया, तो भी डेवलपमेंट करना है उन ऐसे प्रोग्राम से जिनमें रिहाइड्रेशन यानी कि पुनर्जन्य शुद्धिकरण यानी कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम होते हैं उनको विकसित जरूर करना चाहिए, जैसे दस्त वगैरह से पीड़ित जो लोग होते हैं वो उनसे बच सके और पानी की जो कमी होती है वो भी हमारी कंप्लीट हो सके। और डेवलपमेंट और किसके अंदर होगा, डेवलपमेंट ऑफ द सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स ड्यूरिंग एपिडेमिक, तो भाई हमारा जो भी हमारी महामारी है उसके दौरान जो पूरक पोषण के जितने भी हमारे कार्यक्रम है वो भी विकसित करने चाहिए, ताकि पता लग सके कि महामारी के दौरान हमने कौन कौन से सप्लीमेंट लेने हैं और कैसे कैसे हमें बीमारी से बचना है और किस तरीके से अपनी जो प्रोटेक्शन है वो करनी है। ठीक है, और डिवॉर्मिंग ऑफ द हैविंग ऑफ इन्फेस्टेड चिल्ड्रन, गंभीर रूप से हमारे जितने भी इन्फेक्टेड जो बच्चे होते हैं जिनके पेट में कीड़े वगैरह होते हैं तो उन पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है रिहेबिलिटेशन, डी पॉइंट है हमारा। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वस्था स्थापित करना, यानी कि पुनर्वस्था पहले जैसे बिल्कुल ठीक चीजें हो जाना। तो इसमें हमारे न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज ऐसी सेवा है जिसमें हमारे पोषण संबंधी जो चीजें होती है उनको उनका पुनर्वास किया जा सके, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट यानी कि हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया जा सके, फॉलो अप केयर और सारी की सारी जो देखभाल है वो फॉलो की जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें ज़ेरोफेथेलेमिया। तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम है, ये पीछे भी कर चुके हैं। ज़ेरोफेथेलेमिया जो होती है ड्राई आईज यानी कि हमारी आंखों का सूख जाना, हमारी ज़ेरोफेथेलेमिया प्रॉब्लम्स बोली जाती है, रेफर टू ऑल द ओकर ऑफ मैनिफेस्टेशंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन मैन। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये किसी भी इंसान में हमारी विटामिन ए की जो से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट हो जाती है। तो इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड द सीरियस न्यूट्रिशन डिसऑर्डर लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। तो ये जो है मतलब कि ब्लाइंडनेस का ये कारण बनती है, यानी अंधेपन का कारण बनने वाला सबसे गंभीर और सबसे ज्यादा फैला हुआ हमारा ये विकार है। तो ये जो हमारा माना जाता है अभी सूखी आंखें होना, आंखों के अंदर ड्राइनेस हो जाना, ज़ेरोफेथेलेमिया हो जाना, ये तब होता है जब विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा फैला हुआ सीरियस हमारा न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है। अब ए की कमी क्यों हो रही है, विटामिन ए की, क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले रहे हैं और अंधेपन का शिकार जो लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे हम।
तो भाई नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है जेरोफेथोलेमिया इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एज 1 से 3 ईयर एंड द ओपन रिलेटेड टू वेरिंग। तो भाई जो हमारा जो आईज ड्राइनेस होने वाली जो हमारी प्रॉब्लम है 1 से 3 साल की आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें आम पाई जाती है ये, ठीक है। और इसमें अक्सर जो इसका जो संबंध होता है वो किस चीज से हो जाता है, जो स्तनपान छुड़ाने से होता है, यानी कि आइज ड्राइनेस हो जाती है स्तनपान छुड़ाने से, यानी कि माँ का दूध जो बच्चे पी रहे हैं वो छुड़वाने की वजह ये इससे संबंधित ये होता है। द यंग द चिल्ड्रन आर मोर सीवियर द डिजीज। तो भाई इसमें जो जितना मतलब कि बच्चा जितना छोटा होता है ना रोग उतना ही गंभीर होता है इसके अंदर, बच्चा जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा सीवियर डिजीज ये हमारी हो जाएगी। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद पीएम। तो भाई ये हमारी किसकी वजह से हो सकती है, ये जो रोग होता है ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये हमारा जो पाचन तंत्र यानी कि जो हमारा दूध पीने वाला जो बच्चा होता है या प्रोटीन जो हमारी इसके अंदर होता है उससे जुड़ी हुई होती है ये, ठीक है। तो मोर्टेलिटी इज ऑफन हाई इन दिस एज ग्रुप इन ऑफ द विक्टिम बिलो ऑफ द पुअरेस्ट फैमिली। तो ये हमारा जो बच्चे होते हैं ये आयु वर्ग यानी कि मृत्यु दर अक्सर अधिक होती है इस प्रॉब्लम की वजह से, और जो हमारे सबसे जो गरीब परिवार में जो लोग आते हैं ना वो ही इस चीज से ज्यादा पीड़ित होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है। तो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर इंक्लूड इग्नोरेंस, polluted feeding practices and the infection, particularly diarrhea and nasal, is open of the perspective of the xerofathalemia। तो इन्होंने बताया है कि ये जो जितने भी हमारे जोखिम वाले जो वो कारक होते हैं ना, जैसे कि हमारे रिस्क फैक्टर जितने भी होते हैं जोखिम वाले जो कारक होते हैं वो क्यों किस वजह से होते हैं। एक तो वही एजुकेशन नहीं है, इग्नोरेंस है, वही चीजों को अच्छे से देखते नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। उल्टी सीधी खाने पीने की जो प्रैक्टिस है वो हमारी फॉल्टी है, यानी कि गलत चीजें जो है वो खाते पीते हैं और आदतें जो है वो खराब है। इन्फेक्शन वगैरह अगर हो जाता है, विशेष रूप से कौन सा इन्फेक्शन, अगर दस्त लग रही है और खसरा वगैरह हो गया है तो ये शामिल होते हैं। तो इसमें जो अक्सर है जेरोफेथोलेमिया, ये जो चीजें होती हैं जेरोफेथोलेमिया की जो प्रॉब्लम होती है उनको और भी ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। अगर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसके अंदर हम देखते हैं तो अगर इसकी रोकथाम करें, इसको रोकना चाहें कि ये प्रॉब्लम जो है ये ना हो ना बढ़े आगे, तो इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द जेरोफेथोलेमिया मस्ट ऑफ द तो इसमें हमारा वही इंटरनल पार्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर इन ओवरऑल स्ट्रेटजी कैन बी द डिफाइंड अकॉर्डिंग टू WHO एंड टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म एक्शन। तो भाई इसमें जो भी हमारी जो रोकथाम और कंट्रोल के अंदर जो हमारी चीजें आती हैं तो वो हमारे जो स्वास्थ्य देखभाल की जाती है वो हमारे PHC के अंदर इसमें बताई गई है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हमारे बनाए गए हैं, तो इसमें हमारी सारी की सारी जो हमारे यानी कि थोड़े समय के लिए, मध्यम समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं तो वो सारी की सारी हमारी रणनीति जो स्ट्रेटेजी जो होती है वो बनाई जाती है। तो ये किसके द्वारा, WHO के द्वारा बनाई गई है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। तो सबसे जो शॉर्ट टर्म है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमारी गवर्नमेंट ने WHO के द्वारा रखी है शॉर्ट टर्म में आ जाती है कि प्रिवेंटिव अप्रोच दैट द ऑलरेडी demonstrated in the efficiency in the administration of large dose of the vitamin A orally in the recommended dose of the vulnerable group and the periodic basis. This can be recognized quickly and with of the minimum of the स्ट्रक्चर्स। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा शॉर्ट टर्म होता है ना उसके अंदर क्या चीजें रखी जाएंगी। सबसे पहले जो निवारक उपाय जो है यानी कि हमारी प्रिवेंटिव अप्रोच, निवारक उपाय जो हमारे होते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी हमारी अपनी जो कि प्रभाव जिसका प्रभाव हम पहले ही जान चुके हैं, जिसकी एफिशिएंसी का हमें पहले ही पता है, डेमोरेट हो चुकी है जिसकी एफिशिएंसी, ये चीजें ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, हम इनको पहले ही आजमा के देख सकते हैं, देख चुके हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो संवेदनशील जो समूह होते हैं, संवेदनशील हम जिसको बोल देते हैं जो हमारे वेनरेबल्स ग्रुप होता है, ठीक है। तो वेनरेबल्स ग्रुप यानी कि संवेदनशील जो हमारे ग्रुप होते हैं तो उनको रेकमेंड किया गया है कि भाई विटामिन ए जो है वो समय समय पर जो हमारी विटामिन ए की जो बड़ी खुराक है मौखिक रूप से इनको दिए जानी चाहिए। किसको दिए जाना चाहिए, वेनरेबल ग्रुप को, ठीक है। यानी कि जो संवेदनशील ग्रुप होता है विटामिन ए की खुराक जो है वो ओरली माउथ से दी जानी चाहिए इनको। और पीरियडिक जो हमारा बेसिस जो इसमें होता है यानी कि न्यूनतम अगर हम चीजें इसमें देखते हैं ऑर्गेनाइज की जाती है क्विकली, तो इसमें न्यूनतम जो हमारी पूरी पूरी जैसे बुनियाद और ढांचा इसके साथ जो है आयोजित किया जाना चाहिए, यानी कि कब लेनी है, कैसे लेनी है, कितने अंतराल पर लेनी है, किस उम्र में कितनी लेनी है, तो वो सारा का सारा जो हमारा पीरियोडिक जो बेस होता है ना वो बना के इसमें चलना है। यानी कि कभी भी कितनी भी आप कितनी भी खा सकते हैं ऐसा नहीं करना है, तो एक बेस बना के चलना है जिसके अंदर ऑर्गेनाइज क्विकली, तो भाई आप इसे जल्दी से आप इसको जो न्यूनतम बुनियादी चीजें वो लागू कर सकते हैं और मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बनाया जाता है, ढांचा जो बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेंगे। और वो ढांचा आपके द्वारा नहीं, वो ढांचा WHO के द्वारा बनाया गया और उन्हीं के द्वारा आपको ये चीजें लेनी है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म एक्शन है कि आप विटामिन ए के सप्लीमेंट दे सकते हो और इससे जो है हमारी थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। अब हमारा आ जाएगा इसके अंदर मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म के अंदर क्या चीजें लागू की गई है वो देखते हैं इसमें हम। तो भाई मीडियम टर्म जो हमारा होता है इसके अंदर इन्होंने बताया है एन अप्रोच वाइडली यूज्ड टू प्रमोट रेगुलर एंड द एडुकेट्स इनटेक ऑफ विटामिन ए और फोर्टिफिकेशंस ऑफ certain food with vitamin A, addition of vitamin A and dried of the segments milk and dalda in a typical example, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी मध्यम विधि जो बनाई गई ना टर्म एक्शन जो लिया गया है मीडियम वाला, तो उसमें अप्रोच किया क्या बताया इन्होंने कि विटामिन ए जो है ना वो नियमित रूप से उसका जो है पूरा का पूरा जो है सेवन पर बढ़ावा देना चाहिए, जो कि हमारा मतलब कि अच्छे से इस्तेमाल किया जाने वाला मतलब कि अच्छे तरीके से खाया जाने वाला पदार्थ जो है विटामिन ए
उसको वो पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, वो फोर्टिफाई करना चाहिए, यानी कि जो प्रमोट करना है रेगुलर बेसिस पर इनटेक करना अपने विटामिन ए का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये चीजें लागू की जाएंगी। दूसरा हमारा एडिशन क्या किया जाएगा, अभी विटामिन ए तो आप ले ही रहे हैं, तो विटामिन ए के साथ साथ आपने क्या करना है, सप्लीमेंट मिल्क लेना है। ठीक है, तो सीगमेंट का जो दूध होता है या फिर डालडा में विटामिन ए मिलाना, जो डालडा घी या चीजें इस्तेमाल की जाती है उसमें विटामिन ए का मिलाना, डालडा घी का उपयोग लोग करने लगे थे, एक विशेष उदाहरण है। तो इस तरीके से जो टिपिकल एग्जांपल जो दिए गए हैं उनमें कुछ जो खान पान की वजह से और भी चीजें थी उनके अंदर भी विटामिन ए जो है वो मिक्स किया गया ताकि विटामिन ए की कमी जो है वो कंप्लीट की जाए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एक्शन के अंदर हमारी क्या आ जाती है, दीज आर मेजर एम्ड आर द रेडुकेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द ओकुलर डिजीज। तो भाई ओकुलर डिजीज के अंदर हमारी कौन सी आ जाती है, जब लॉन्ग टर्म एक्शन जब लिया गया तो भाई जो लंबी कार्रवाई जो की जाती है उसके अंदर जो है उपाय जो किए जाते हैं उनका सबसे पहले एम्ड क्या होता है, यानी कि उद्देश्य क्या होते हैं कि भाई इसमें रेडुकेशन करना है, एलिमिनेशन करना है, यानी कि बिल्कुल खत्म करना है, निवारण करना है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ओकुलर डिजीज, यानी कि आंखों से संबंधित हमारी जो नेत्र रोग हैं उनको खत्म करने के लिए योगदान देने वाले जितने भी कारक हैं तो उससे कम से कम किया जाए और उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए, यानी कि बीमारी जो है आंखों से संबंधित जितनी भी हमारी बीमारियां या तो उनको कम से कम हो जाए या फिर बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, ये उद्देश्य लेकर के लॉन्ग टर्म के अंदर काम किया जाता है। तो इसमें जो प्रोड्यूसिंग पीपल इन जर्नल एंड द मदर इन पर्टिकुलर द कॉन्सेप्ट ऑफ द जर्नली डार्क ग्रीन, तो इसमें जो हरे रंग के जो खाद्य पदार्थ होते हैं तो भरपूर सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, विशेष रूप से माताओं को। ठीक है, जो माएँ होती है उनको बोलना चाहिए कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने से खाने में इस्तेमाल करें ताकि विटामिन ए की कमी जो है वो कंप्लीट रहे और आंखों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हमारी कुछ मोटी मोटी सी चीजें जैसे दी गई है, लीफ वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन ए वाले जो फूड है वो लेने चाहिए। ठीक है, जो प्रमोट करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह हमारी प्रमोट करनी चाहिए अगर लंबे समय तक पॉसिबल हो सके तो, और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इन्वायरमेंट हेल्थ को। ठीक है, सेफ और एडक्वेट वाटर सप्लाई जो वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन ऑफ द जो हमारी जो पिट लैट्रिन्स वगैरह जो होती हैं, प्रिवेंट ऑफ द डायरिया। ठीक है, तो हमारे जो दस्त वगैरह की रोकथाम के लिए गड्ढे वाले जो शौचालय होते हैं उनका निर्माण और रखरखाव जो है वो चीजें करनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन जो है टीकाकरण वगैरह इन्फेक्शन के खिलाफ जो टीकाकरण वगैरह कराना चाहिए। डायरिया और मीजल और प्रॉम्प्ट जो हमारी जितने भी बीमारियां होती हैं सभी का इलाज, जैसे कि डायरिया एसोसिएट ऑफ द इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से जो है डायरिया हो जाता है तो इन बीमारियों का इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं बेटर फीडिंग ऑफ द इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, तो भाई जो हमारे बिल्कुल छोटे शिशु होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनका पोषण जो है और माताओं और बच्चों के लिए जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो देनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हेल्थ सर्विसेज इज मदर एंड चिल्ड्रन, तो माँ और बच्चों की जो सेवाएं होती है वो अच्छी देनी चाहिए। सोशल और हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए और इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर वाले वो हमारे सारे के सारे इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसमें पोषण संबंधी अब हम देखेंगे न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है, हमारा जो पोषण संबंधी एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, यानी कि अगर न्यूट्रिशन आप अच्छा नहीं ले रहे हैं तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी और वो बोली जाएगी न्यूट्रिशनल एनीमिया। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया इज अ डिजीज ऑफ द सिंड्रोम कॉज्ड बाय द malnutrition इन इट्स वाइड सेंस। तो जो हमारा पोषण संबंधी एनीमिया है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारा किससे होता है, malnutrition इन इट्स वाइड्स, यानी कि कुपोषण के कारण होने वाला जो है सबसे भयानक हमारी समस्या मानी जाती है। तो व्यापक अर्थ में जो समस्या है हमारी किससे होती है, मॉल न्यूट्रिशन से ही होती है। तो इसी से ये हमारी उत्पत्ति होती है कि खून की कमी कब होगी, जब हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा। इट इज हैज ऑफ द डिफाइंड एज बाय WHO as a condition of which the hemoglobin content in the blood lower than the normal as the result of a deficiency of one or more essential nutrient और regardless of the cause of such deficiency। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति जिसमें जो रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो सामान्य से कम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्या देखा जाएगा, हीमोग्लोबिन कंटेंट देखेंगे कि ब्लड के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, और हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो जो एक या उससे भी ज्यादा जो आवश्यक जो पोषक तत्व है उन कमियों के कारण ऐसा होता है। जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो इसका मतलब एक से ज्यादा पोषक तत्वों की कमी आपकी बॉडी के अंदर हो चुकी है। ठीक है, के कारण होती है और इसी कमी के कारण कुछ भी हो सकता है। तो एनीमिया तब माना जाता है जब हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो हमारा जैसे कि WHO के द्वारा इसमें स्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें रिगार्डलेस कॉज बाय द डेफिशिएंसी एनीमिया स्टेब्लिश ऑफ द हीमोग्लोबिन बिलो एंड द कट ऑफ पॉइंट ऑफ रिकमेंडेड बाय द WHO by far of the most frequent cause of the nutritional anemia in the iron deficiency and the less frequent of the folate of vitamin B12। तो इनका कहने का मतलब है कि एनीमिया कब माना जाता है, एनीमिया तब घोषित किया जाता है कि भाई जब हीमोग्लोबिन का स्तर जो है WHO के द्वारा जो हमारा कट ऑफ बताया गया है ना, जैसे कि हमने टेबल 27 के अंदर जो हम देखेंगे कि जिसमें कट ऑफ बताया गया भी इतने से इतने की कम अगर हमारे पोषक तत्व होते हैं तो वो हमारे एनीमिया माना जाता है। तो पोषण संबंधी एनीमिया सबसे आम कारण है किसकी वजह से, आयरन की वजह से। तो कट ऑफ में माना जाता है WHO के द्वारा मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ द न्यूट्रिशन एनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी। तो भी आयरन की वजह से ही मोस्ट कॉमन जो है खून की कमी या फिर हीमोग्लोबिन की जो हमारी चीजें होती है वो इसके अंदर आ जाती है। एंड लेस फ्रीक्वेंट फोलेट ऑफ विटामिन B12, तो आयरन की कमी की वजह से तो होता ही होता है और इससे कम बार अगर फोलेट या विटामिन B12 की कमी भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रिशन एनीमिया जो है ये हमारा रहता है। और एनीमिया जब होता है जब एक से ज्यादा पोषक तत्वों की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है और आयरन की कमी की वजह से हमारा क्या हो जाता है, एनीमिया जो है
वो हमारा निर्धारित किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट जो हमारी 27 टेबल जो दी गई है, इसमें कट ऑफ पॉइंट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। तो इसमें कट ऑफ में क्या दिया गया है, एक अडल्ट मेल जो होता है, ठीक है, एक अडल्ट मेल यानी कि एक जो जवान आदमी जो होता है उसके अंदर, अडल्ट मेल के अंदर हमारा जो होता है इसमें 30 और 34 मात्रा दी गई है कि इसमें वेनस ब्लड और इसमें एनसीएचसी परसेंटेज जो है वो दी गई है। अडल्ट फीमेल्स के अंदर कितना होता है हमारा, ठीक है। और जो हमारी नॉन प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उसके अंदर कितना, अडल्ट फीमेल प्रेग्नेंट के अंदर कितना होता है, और चिल्ड्रन जो 6 महीने के होते हैं उनके अंदर कितनी होती है, और चिल्ड्रन जो 6 ईयर यानी कि कितनी होनी चाहिए और कितनी में कमी हमारी जो दर्शाई जाती है, वो चीज इसके अंदर दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो प्रतिशत दिया गया है, और जो नस युक्त रक्त जो वेनस ब्लड होता है, जो नस जो हमारी वेन होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर कितना होता है, और जो हमारा जो परसेंटेज जो दी गई है वो ये हमारी दी गई, इतने परसेंट होता है, वेन के अंदर ही हमारा इतना पाया जाता है, ठीक है, ब्लड। तो वही इसमें जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मेजर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया एंड द मेनी अदर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। इन एडिशन मे बी द सब्जेक्ट हैव आयरन डेफिशिएंसी विदाउट एनीमिया एंड द इंसिडेंस जो हमारा दिया जाता है इसमें, इंसिडेंस के अंदर एनीमिया इज हाईएस्ट। तो इन्होंने जो हमारी यानी कि भारत के अंदर जो एनीमिया जो हमारा देखा जाता है, भारत में जितने भी हमारे जो विकासशील जो हमारे देश होते हैं तो उनके अंदर आयरन की कमी से होने वाला जो एनीमिया होता है वही सबसे मुख्य चीज मानी जाती है, और वो न्यूट्रिशन संबंधी समस्या की वजह से ही होता है। तो भारत के अंदर तो खाने पीने की चीजों की समस्या होती है, तो उसी की वजह से हमारा एनीमिया जो है वो घोषित किया जाता है। और एडिशनल में सब्जेक्ट है द आयरन डेफिशिएंसी विदाउट एनीमिया। तो इसके अलावा कई लोगों में एनीमिया के बिना भी आयरन की कमी पाई जाती है। तो कई लोगों में क्या देखा जाता है कि इसके अंदर ब्लड जो है वो पूरा है, लेकिन आयरन जो पोषक तत्व होता है जो हमारा सिद्धांत होता है वो उसके अंदर नहीं पाया जाता। तो इस तरीके की समस्याएं भी हमारी देखी जाती है। तो इसमें एनीमिया की जो ज्यादा प्रॉब्लम जो घटना है यानी कि इंसिडेंस है वो सबसे ज्यादा हाई मात्रा में माना जाता है, ठीक है। तो इसमें ये भी पोषण संबंधी समस्या के साथ साथ इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें एनीमिया के बिना भी आयरन की कमी पाई जाती है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है। ब्लड पूरा होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, तो इस तरीके की समस्याएं हमारे इंडिया के अंदर होती है। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हमारी मानी जाती है, और ये एनीमिया की सबसे हाईएस्ट प्रॉब्लम हमारी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे अमंग वुमेन यंग चिल्ड्रन वेरिंग बिटवीन 60 to 70%। रिसेंट सर्वे indicate that the rural India anemia is much more widespread than the hetero believed even among men। तो वही इनका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी वुमेन्स होती है ना, या फिर जो बच्चे होते हैं छोटे, तो उन बच्चों में एनीमिया की जो मात्रा होती है वो 60 से 70% के बीच में पाई जाती है। जो वुमेन्स होती है और जो हमारे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो खून की जो कमी होती है 60 से 70% हमारी चीजें पाई जाती है। रिसेंट सर्वे जो हमारा किया गया है तो उसमें पता चला है कि जो हमारे ग्रामीण यानी कि रूरल इंडिया के अंदर जब हमारा देखा गया है, इंडिया के अंदर जो रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, उसमें एनीमिया की पहले की तुलना में कहीं अधिक और भी ज्यादा व्यापक हो गया। यहाँ तक कि पुरुषों में भी ये समस्याएं जो है ये उत्पन्न हो गई है। पहले तो बच्चे और औरतों में थी, अब खून की कमी जो है, जो एनीमिया की जो कमी है वो पुरुषों में भी देखी जाने लगी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे कि कुपोषण जो है वो कहाँ तक बढ़ता जा रहा है। तो आयरन डेफिशिएंसी कैन अराइज आइदर ड्यू टू द एडुकेट intake of the poor bioavailability and the dietary iron or due to the excessive loss of iron from the body। तो भाई जो आयरन की जो डेफिशिएंसी है यानी कि शरीर में आयरन की जो कमी है, वो जो पूर्ण रूप से जो है इंटेक नहीं करते हैं, किस चीज को इंटेक नहीं करते हैं, आयरन इंटेक अगर हम नहीं करते हैं यानी कि पूर्ण रूप से जो सेवन नहीं करते हैं, हम अच्छे से डाइट अगर हम लेते हैं, आयरन की कम मात्रा अगर हम लेते हैं, तो उसके कारण शरीर के अंदर आयरन की बहुत ही ज्यादा मात्रा में हानि हो सकती है, ठीक है। तो शरीर में अगर आयरन हम नहीं ले रहे हैं, आयरन की कमी हमारी बॉडी के अंदर है, तो हमारी बॉडी के अंदर हानि तो होनी है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द हैबिचुअल डाइट इज सर्टेन ऑफ द सिंगुलरली एडुकेटेड अमाउंट ऑफ आयरन, ओनली द स्मॉल अमाउंट लेस देन 5% दिस absorbed। women loss of the considerable amount of iron especially during menstruation। तो इन्होंने बताया कि हालांकि अधिकांश जो सामान्य आहार में आयरन की जो मात्रा है ना वो पूरी मिल जाती है, जो कि हम डाइट लेते हैं डेली बेसिस पर, तो उसके अंदर हमारी आयरन की मात्रा मिल जाती है, लेकिन इसमें केवल एक छोटा सा हिस्सा यानी कि 5% तक का जो हिस्सा होता है ना वो ही हमारी बॉडी के द्वारा अब्जॉर्व किया जाता है, यानी कि हम लेना में ज्यादा पड़ता है और बॉडी के द्वारा एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा कम होता है। तो इसमें हमारी जो वुमेन लॉस ऑफ द कंसिडरेबल, तो इसमें वही इसके दौरान जो मासिक धर्म जो होते हैं काफी मात्रा में आयरन जो है वो लेडीज का वहीं पर वेस्ट हो जाता है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं यानी कि जो ब्लीडिंग होती है मंथली लेडीज के अंदर, तो उसके अंदर आयरन की जो कमी होती है उसी के दौरान बहुत ज्यादा औरत के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, बट अब ज्यादा पुरुषों में भी पाई जाती है, तो फिर डायबिटीज समस्या हमारी गंभीर हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो सप्लीमेंटेशन के अंदर आयरन और फोलिक एसिड हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एनीमिया की कमी को कंप्लीट करने के लिए काम में आने वाले होते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले दिया गया है इन ऑर्डर ऑफ द प्रिवेंट ऑफ न्यूट्रिशनल, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी जो चीजें होती हैं, जैसे कि इसमें इन ऑर्डर ऑफ द प्रिवेंट न्यूट्रिशनल एनीमिया, तो न्यूट्रिशन एनीमिया के अंदर जो हमारी सारी की सारी चीजें आएगी, जैसे कि अमंग मदर एंड चिल्ड्रन 1 to 12 ईयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर ऑफ द नेशनल, हमारी जो न्यूट्रिशनल एनीमिया जो हमारा होता है, तो इसके अंदर जो हमारी चीजें आ जाती हैं उसमें सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो हमारी एनीमिया से रिलेटेड होती हैं। अगर इसको प्रिवेंट यानी कि रोकथाम करनी है न्यूट्रिशन एनीमिया की, तो माँ और बच्चे में 1 से 12 साल तक के जो हमारे होते हैं इसके अंदर ये समस्याएं हमारी ज्यादा रहती हैं।
तो इसमें हमारी जो देखी जाएंगी जो कि सारी की सारी, तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो भी हमारा इसके अंदर देखा जाता है। तो इसमें आयरन और फोलिक एसिड जो हमारे सप्लीमेंटेशन होता है, जो खुराक हमारी दी जाती है, वो हमारी कैसे दी जाएंगी, तो वो देने की जो हमारी चीजें होती है, इसमें इन्होंने बताया इन ऑर्डर प्रिवेंट न्यूट्रिशन एनीमिया अमंग मदर एंड चाइल्ड children 1 to 12 year, the government of India sponsor of the nutrition anemia of the prophylaxis program during the 4-5 year plan। तो जो 5 वर्ष की जो योजनाएं थी, जो कि हमारी जो माताएं होती हैं, यानी कि 1 से 12 वर्ष का जो पोषण से संबंधित जितने भी हमारा जो खून की कमी को रोकने के लिए हमारी जो भारत सरकार है ना, तो उस जो भारत सरकार है उसके द्वारा 5 वर्षीय योजना के दौरान हमारा न्यूट्रिशन संबंधी जो चीजें थी या फिर एनीमिया की रोकथाम के जो कार्यक्रम थे, वो सारे सारे हमारे तैयार किए गए थे कि ये जो 5 वर्षीय योजना बनाई जाएगी ना, इसमें हमारे न्यूट्रिशन संबंधी चीजें ली जाएंगी और खून की कमी से होने वाली जो प्रॉब्लम है, खून की कमी जो होती है बॉडी के अंदर, उससे संबंधित सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है वो इसमें किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो प्रोग्राम का जो बेसिस ऑफ डेली सप्लीमेंटेशन विद आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट प्रिवेंट माइल्ड ऑफ मॉडरेट केस ऑफ एनीमिया। तो इसके अंदर जो हमारे फोलिक एसिड से संबंधित जो भी हमारी जो चीजें हैं, यानी कि कार्यक्रम में जो भी हमारे जो प्रोग्राम था उसमें हल्के भी और मीडियम भी जो एनीमिया के जो मामले थे ना किसी भी तरीके के, उनको रोकने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की जो गोलियां थी वो डेली रूटीन में सेवन करने के लिए दी गई थी। उस पर आधारित था सारी की सारी चीजें कि भाई जो आयरन की जो फोलिक एसिड की जो गोलियां है ना वो दी जाएंगी, वो इसको रोकने के लिए, किसको, एनीमिया, खून की कमी को रोकने के लिए। अब इसमें देखा जाए बेनिफिशियरी से आर द एट रिस्क ग्रुप, तो भी जो हमारे जो जोखिम वाले जो ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, माताएं, जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, तो उन्हीं को ये टैबलेट जो है ये फ्री में अभी भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हमारी पीएचसी के अंदर। तो उसमें फोलिक एसिड जो है वो ऐसे ही बांटी जाती है फ्री में, बिल्कुल। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को ये कंपलसरी बोला जाता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की टैबलेट्स जरूर ले। तो एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया हम इसमें देखें कि पात्रता वाले जो हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं, तो उसके अंदर हमारा जाता है these are the determined by of the hemoglobin level of the patient। ठीक है, तो it is the hemoglobin of between 10 to 12 daily supplement with the iron and folic acid tablet and advised if it is less than 10 gram and patient is referred to the nearest primary health center। तो भी इन्होंने बताया कि जो भी मरीज यानी कि जो भी पेशेंट है हमारे, these are the determined of the hemoglobin level of the patient। तो भी ऐसे पेशेंट मरीज जो मतलब कि ऐसे हमारे जो मरीज होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा के आधार पर अगर उनको देखा जाए तो हीमोग्लोबिन जो है वो 10 से 12 के बीच हमारा पाया जाता है। तो नॉर्मली हम इसकी जो एवरेज देखें तो 10 से 12 के बीच हमारा पाया जाता है। तो हर रोज आयरन और फोलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो लेने की जो सलाह हमारी दी जाती है, यानी कि सप्लीमेंट जो आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट्स हैं वो देने की सलाह यानी कि एडवाइस जो है वो दी जाती है। और इफ इट इज लेस देन 10 ग्राम, और यदि ये 10 ग्राम से कम है तो मरीज को निकटतम जो यानी कि पास में नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि पास में पड़ने वाला जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहां पर भेजा जाता है कि जाकर वहां पर अपना पूर्ण से चेकअप कराए और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से लें। और अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है 10 से 12 के बीच है, तो अगर आप घरेलू विजिट कर रहे हैं तो वहां पर आप सिर्फ टैबलेट लेकर के काम चला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे डोजेज। तो अभी डोज कैसे दिए जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डोज हम देखेंगे कि मदर इन टैबलेट ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड कंटेन 100 mg यानी कि 100 मिलीग्राम ऑफ द एलिमेंटल आयरन। तो वही एलिमेंटल आयरन का मतलब हो जाता है एलिमेंट आयरन इसमें। तो इसमें 100 mg जो होता है इसमें फिर से सल्फेट दिया जाता है। 0.5 mg फोलिक एसिड शुड बी गिवन डेली। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी माताओं के लिए जो है एक गोली आयरन की यानी कि फोलिक एसिड की 100 ग्राम मिलीग्राम जो इसके अंदर आयरन होता है, जिसमें 300 मिलीग्राम जो है फेरस सल्फेट होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट पाया जाता है जो कि प्रतिदिन यानी कि रोजाना 0.5 मिलीग्राम फोलिक एसिड जो है वो मदर को दिया जाना चाहिए। जो माँ होती है उसको डेली रूटीन में 0.5 mg की जो फोलिक एसिड होता है वो दिया जाना चाहिए। उसमें जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन होता है टू बी द कंटेनिंग लीड 2 से 3 मंथ आफ्टर ऑफ द हीमोग्लोबिन लेवल एट द रिटर्न ऑफ नॉर्मल सो दैट आयरन स्टोर आर द replenished of the necessary that the estimations of hemoglobin is the repeated at the 3 से 4 month interval। तो भाई इसमें जो हमारा दिया जाता है, इसमें जो हमारा डेली का जो होता है, जैसे कि हम डेली जो जारी रखते हैं जो जिस भी प्रकार से हमने जैसे हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन करना है यानी कि हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो 2 से 3 महीने बाद तक जो हमारे जो सामान्य मतलब किसी प्रकार से जो हमारी स्टेज जो है कंडीशन जो चली आ रही है सामान्य हो गया, तो उसमें जो आयरन जो होता है वो हमारा स्टोर हो जाता है, पुनः पूर्ति उसकी हो गई यानी कि आयरन जो स्टोर हो गया हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जरूरी है कि इसका जो हमारा जो एस्टिमेट लगाया जाता है, तो एस्टिमेट इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो एस्टिमेट लगाया जाता है कि हीमोग्लोबिन की जब हम जांच करवाते हैं तो उसमें 3 से 4 महीने बाद दोबारा की जाती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि स्टोरेज हो रही है तो 3 से 4 महीने के बाद ज्यादा इंटरवल के बाद वो फिर से देखा जाएगा कि आयरन कितना बॉडी के अंदर। तो एक्सपेक्ट पीरियड्स ऑफ द सप्लीमेंटेशन ऑफ द डिपेंड अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ द बेनिफिशियरी। तो इसमें जो हमारी देखी जाती है इसमें ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि भाई हमें जो लाभ हो रहा है उसकी प्रोग्रेस क्या है, हमें मतलब कि किस स्टेज तक हमें इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमें मतलब किस हद तक इसका फायदा हो रहा है। ठीक है, तो वो 3-4 मंथ में जो टेस्ट कराया जाता है उसमें हम इसी चीज को देखते हैं कि कितना बेनिफिट हमें इस चीज से मिल रहा है। अगर चिल्ड्रन के अंदर इसमें देखा जाए चिल्ड्रन विद एनीमिया सस्पेक्टेड, अगर बच्चे के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम है
अगर आपको सस्पेक्टेड है यानी कि संदेह है तो उसमें क्या आएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट कराए जाएंगे, एनीमिया बी द डन ऑफ द इन्फेंट एंड 6 मंथ एंड 1 and 2 year ऑफ एज। तो भी जो बच्चा होता है उसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाना चाहिए कि बच्चों के अंदर एनीमिया की जो जांच है वो 6 महीने की उम्र में की जा सकती है, यानी कि 6 महीने की जो एज होती है इसमें की जा सकती है। और 1 से 2 साल का जो हमारा बच्चा होता है तो ये हमारी जो एज जो होती है 1 से 2 वर्ष की आयु के जो बच्चों के लिए हमारी होती है, जो कि आयरन की गोली दी जाती है 1 से 2 साल के बच्चे के लिए। ऑन टैबलेट इज आयरन एंड फोलिक एसिड कंटेनिंग 20 mg ऑफ द एलिमेंटन आयरन। तो इसमें जो हमारे जो बच्चे होते हैं आयरन की गोली दी जाएगी, फोलिक एसिड जिसमें कि 20 ग्राम जो है हमारे क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि तत्व जो हमारे होते हैं वो पाए जाते हैं। 60 जो है मिलीग्राम उसमें जो हमारा फेरस सल्फेट होता है वो पाया जाता है। 0.1 mg जो होता है वो फोलिक एसिड शुड बी गिवन डेली। तो फोलिक एसिड जो 0.1 मिलीग्राम पाया जाता है जो कि प्रतिदिन खुराक में बच्चों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये सारे के सारे हमारे टैबलेट्स के अंदर पाए जाते हैं और इसी एज में ये हमारी चीजें जो है हमारी दी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे डोज हो गए कि मदर को कितना डोज देना है और बच्चों के लिए कितने डोज जो है ये हमारे दिए जाते हैं और स्क्रीनिंग कब कब कितने टाइम में कराई जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आईडीडी। बहुत बार एग्जाम में आने वाला टॉपिक ही हमारा होता है कि आयोडीन की कमी से होने वाली जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। आयोडीन डेफिशिएंसी इज येट अनदर मेजर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया और प्रीवियसली आयोडीन डेफिशिएंसी वाज ऑफ equated with the goitre in recent year. It is become of the increasingly clear that the iodine deficiency leads the much wider spectrums of disorder and the जितनी भी हमारी यानी कि functioning with of the intrauterine life of the extending thought of the childhood and adult life with the serious health and the special इम्प्लीकेशन। तो ये जो है आयोडीन की कमी जो है, आयोडीन की जो डेफिशिएंसी होती है ये मुख्य रूप से हमारी पोषण संबंधी समस्या है, क्योंकि जो आयोडीन होता है वो हमारे न्यूट्रिशन संबंधी समस्या है इंडिया के अंदर, क्योंकि खाने के साथ ही हमारा लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले आयोडीन की कमी के कारण किससे जुड़ा हुआ था, हमारा गोइट्री प्रॉब्लम से पहले ये जुड़ा हुआ होता कि भाई आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी है तो गोइट्री प्रॉब्लम हो जाती है, रोग हम जिसे बोलते हैं, गले के अंदर सूजन आ जाती है जिसके अंदर। तो रिसेंट ईयर जो हमारे हाल ही वर्षों में मतलब ये चीज बिकम ऑफ द इंक्रीजली, तो ये चीज हमारी स्पष्ट हो गई है क्लियर कि आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है उससे और भी चीजें लीड हो जाती हैं। आयोडीन की कमी के कारण जो गर्भ में ही शुरू में होने वाली जो बचपन से लेकर जवानी तक की जो हमारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी इस प्रकार विकारों का कारण बन जाती है, यानी कि बच्चे के अंदर जो विकार हो जाते हैं ना अगर गर्भ में आयोडीन की कमी रह जाती है तो वो जिंदगी मतलब जो जीवन से लेकर जो लास्ट तक की जो हमारी चीजें होती है उसमें बच्चे के अंदर एडल्ट लाइफ विद द सीरियस हेल्थ एंड द सोशल इम्प्लीकेशन। अभी बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, वयस्कता के साथ साथ ये पहले कई प्रकार के विकार का कारण बनती है, जिसमें हमारी जो स्वास्थ्य के प्रति जो मतलब कि बहुत ही ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो समाज के अंदर बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो वो देखने को मिलती हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है इसमें, सोशल इम्पैक्ट ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी अराइज नॉट सो मच फ्रॉम द गोइट्री एज फ्रॉम द इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि समाज के अंदर भी आयोडीन की कमी की वजह से सामाजिक प्रभाव के रोग से उतना नहीं होता है जितना कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो हमारी जो मानसिक जो चीजें होती है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है गेंगा रोग से भी, यानी कि गोइट्री प्रॉब्लम से भी ज्यादा। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स देखेंगे इसमें हमारी कौन कौन सी आ जाती है। तो प्रॉब्लम के अंडर जो हमारी चीजें आ जाती हैं तो इन्होंने बताया द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया इज वेरी ग्रेट। Currently, no less than 170 million people are the estimated to be the affected in the country। तो इन्होंने बताया कि भारत में ये जो समस्या है ना बहुत ही फैली हुई है, वेरी ग्रेट, बहुत ही ज्यादा फैली हुई है ये। और इसमें हमारे देश के अंदर वही कम से कम जो है इसमें दे रखा 170 करोड़ जो लोग होते हैं, यानी कि 17 करोड़, 170 नहीं होगा 17 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 170 इसमें दे रखा है मिलियन पीपल्स। तो इसमें हमारा एस्टिमेटेड टू बी द अफेक्टेड एंड द कंट्री, तो हमारे देश के अंदर इतने लोग जो है वो इस समस्या से जो है अफेक्टेड हैं। और सब हिमालय गोइट्री बेल्ट इंडिया अलोन नियरली 120 मिलियन आर द एस्टिमेटेड बी द सफरिंग फ्रॉम द एंडेमिक गोइट्री इन वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि गोनेडा या उत्तर प्रदेश के अंदर नाउ द हाईली एंडेमिक द प्रेवलेंस ऑफ द नियोनेंटल हाइपोथायराइडिज्म वाज द मेजर्ड एट द एक्सट्रीमली हाई रेट एंड 15%। और फिगर आउट जो इन्होंने किया है 2 शो में गोइट्री एंडेमिक एरिया इन इंडिया, तो वो उसके अंदर हम देख लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है हमारी इंडिया के अंदर बहुत ही गहरी समस्या है। इसमें 170 करोड़ लोग जो होते हैं वो इससे अफेक्टेड है हमारे देश के अंदर। जैसे कि इसमें जो एस्टिमेटेड अफेक्टेड बताया गया है हमारे देश के उससे, और हिमालय जो हमारा गोइट्री रोग है वो हमारे कुछ 12 करोड़ लोग जो इसके अंदर दिए गए हैं। तो इसमें 120 मिलियन यानी कि उसमें 12 करोड़ हो जाते हैं। तो इसमें एस्टिमेट जो सफरिंग जो बताई गई है एंडेमिक गोइट्री, एंडेमिक क्या हो जाती है हमारी जो महामारी के रूप में फैलती है।
ठीक है। तो घेंघा रोग से हमारे पीड़ित का मतलब कि अंदाजा लगाया जाता है, एस्टिमेट लगाया इन्होंने, कंप्लीटली नहीं बताया, वो सर्वे के हिसाब से हमारा क्या बताया, एस्टिमेटेड होती है सारी चीजें। तो जो पर्टिकुलर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बताएगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, एक विशाल जिले में कौन रहा है, एक विशाल जिला, जिसमें ये रोग जो है बहुत, इस रोग की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है प्रभावित होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ये रोग वहां पर पाया जाता है। तो प्रिविलेंस जो हमारा नियोनेंटल हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि नवजात शिशु यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें हाइपोथायराइडिज्म की जो दर है वो हमारी 15% मापी गई है। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसका सिक्रेशन कम मात्रा में होता है, तो 15% जो मामले होते हैं वो ऐसे पाए जाते हैं। और अंत में जो उच्च स्तर है वो हमारा जो दिया गया है, जो हमारी जो टेबल मिलेगी आगे, उसमें हम जो गोइटरी रोग से प्रभावित क्षेत्र जो दिखाए गए उसमें देखेंगे कि कितने जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर जितने हमारे जो एरिया है वो गोइटरी रोग से जो प्रभावित है वो हम उस टेबल के अंदर चेक कर लेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है एंडेमिक क्लोरोसिस। तो एंडेमिक क्लोरोसिस के अंदर हमारी जो चीजें आएंगी वो है, इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर contain excessive amount of the fluoresces से 3 से 5 liter जो endemic fluoresces being observed endemic fluoresces is the reported of the important health problem in the certain part of the country। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि जो हमारा जो कि फ्लोरोसिस जो हमारा दत्तांश होता है वो एक स्थानिक रूप से हमारा होता है, यानी कि एक ही जगह, जैसे महामारी के रूप में हम जिस नजरिए से देखते हैं तो ऐसे ही हमारा फ्लोरोसिस जो प्रॉब्लम है वो पाई जाती है। तो ये हमारा जो होता है वर्ल्ड ड्रिंकिंग वाटर यानी कि विश्व के कई हिस्से ऐसे होते हैं जिसमें जो पीने के पानी की जो मात्रा होती है ना उसमें हमारा जो फ्लोरोसिस जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। ठीक है, तो एक लीटर के अंदर 3 से 5 मिलीग्राम जो है वो फ्लोरोसिस उसके अंदर पाया जाता है। तो ये एंडेमिक फ्लोरोसिस जो है ये रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है ये, जो कि बहुत सारे हिस्सों में पाई जाती है, सर्टेन ऑफ कंट्री यानी कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे जैसे कि नेल्लोर या फिर हमारा नालगोंडा और हमारा जितने भी हमारे प्रकाशमान जिले जो बता रखे हैं, जैसे कि प्रकाशमान जिले के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारे के सारे हिस्सों के अंदर जो है हमारी जो पानी की जो मात्रा है उसके अंदर फ्लोरोसिस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और टॉक्सिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ द फ्लोरोसिस कंपेयर द फॉलोइंग। और वही ये जो हमारी जो समस्या होती है फ्लोरोसिस जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पॉइजनिंग जो हमारे जो चीजें हैं, टॉक्सिक जो चीजें होती हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें जहरीले लक्षण जो होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं और वो किस चीज के लिए हमें हानि पहुंचाते हैं इसके बारे में सबसे पहले हमारा आ जाता है डेंटल फ्लोरोसिस। तो डेंटल फ्लोरोसिस के अंदर हमारा आ जाएगा कि दांतों के अंदर प्रॉब्लम किस तरीके से करते हैं ये। तो फ्लोरोसिस ऑफ डेंटल ऑफ द एनामल ऑकर when the excess fluorosis the incident during of the year of tooth of the classifications essentially during of the first 7 year of life। तो भी जो दांतों के अंदर जो फ्लोरोसिस हो जाता है यानी कि दांत जो है हमारा इनेमल और फ्लोरोसिस तब होता है जब दांतों के अंदर कैल्शियम के की मात्रा जो है उसका हम लोग को जो निर्माण के दौरान जब उसके अंदर कैल्शियम का निर्माण होता है यानी कि कैल्शियम जब बनता है तो विशेष रूप से जो हमारे जीवन के जो पहले 7 साल होते हैं, ठीक है, जो जीवन काल के जो पहले हमारे जो 7 साल होते हैं तो उसमें अत्यधिक जो फ्लोराइड का जो सेवन किया जाता है। अगर फ्लोराइड का सेवन पहले जो 7 साल की जो एज होती है अगर उसके अंदर फ्लोराइड का सेवन जब ज्यादा किया जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम के निर्माण के दौरान हमारी ये चीजें हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो विशेष जो है दांत जो हमारे जो दांत इनेमल्स जो होता है उस पर धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और 1.5 मिलीग्राम लीटर से भी अधिक सेवन स्तर पर देखा गया है। ठीक है, तो इसका जो सेवन स्तर है वो हमारा 1.5 मिलीग्राम देखा गया है लीटर पर, यानी कि 1 लीटर के अंदर 1.5 जो है वो हमारा जो है फ्लोरोसिस इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर हमारी फिर समस्या क्या बढ़ती है, अगर हम इसको ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो अधिक सेवन स्तर पर इसको देखा गया दांतों की चमक जो फीकी पड़ जाती है। अगर इस तरीके का फ्लोरोसिस वाली जो चीजें खाई जाएंगी या पानी का सेवन किया जाएगा तो दांतों की चमक फीकी पड़ जाएगी और उन पर धब्बे होने स्टार्ट हो जाएंगे दांतों के ऊपर। तो टीथ लॉस हो जाएगा, शाइनिंग चली जाएगी, चाल व्हाइट पैचेस जो है वो डेवलप हो जाएंगे हमारे दांतों के ऊपर, जो धब्बे होने स्टार्ट हो जाएंगे और दांत जो है वो फ्लोरोसिस का जो है सबसे पहला जो है साइन दिखाई देता है। ठीक है, दांतों के अंदर फ्लोरोसिस की मात्रा की अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले दांतों के मामलों से हमें दिखाई देगी कि फ्लोरोसिस वाली जो चीजें ये ज्यादा सेवन कर रहे हैं। दिस इज द अर्ली साइन ऑफ द डेंटल फ्लोरोसिस, लास्ट लेटर ऑफ व्हाइट पैचेस बिकम येलो एंड द समटाइम ब्राउन और ब्लैक। तो इसमें बाद में सफेद धब्बे जो है वो पीले हो जाएंगे, कभी कभी भूरे या कभी कभी काले भी हो जाते हैं। इसके अंदर जो है दांतों के ऊपर ये धब्बे जो है दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं इन सीवियर केस। और जो बहुत ही सीवियर केस जो हमारा आ जाता है यानी कि गंभीर मामले जो होते हैं उसके अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ इनेमल गिव द टीथ ऑफ the corded appearance of the modeling. This is the best seen of the incisor and the upper jaw. It is the almost internally confident of the permanent teeth and the develop only during the period of formation। तो इसके अंदर हमारा क्या बताया गया है कि बहुत सारे जो गंभीर मामले होते हैं ना जो हमारे सीवियर जो केस हमारे आ जाते हैं उनके अंदर क्या रहता है, सीवियर केस के अंदर जैसे कि हमारे इनेमल्स होते हैं, इनेमल्स नष्ट हो जाते हैं और दांतों में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जंग जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा दांतों के अंदर या साइडों में। और जो धब्बे हैं वो ऊपरी जबड़े के सामने वाले जो दांत होते हैं सबसे अच्छी तरह तरीके से उसमें दिखाई देते हैं और लगभग पूरी तरीके से जो हमारी जो स्थायी जो दांत होते हैं ना उन तक भी ये पूरा सीमित हो जाता है। स्थायी दांत जो होते हैं जो सामने बिल्कुल दिखाई देते हैं तो उनका निर्माण जो होता है यानी कि जो बनने की जो अवधि होती है उसके दौरान ये भी साथ साथ विकसित होती रहती है।
ठीक है। तो फ्लोरोसिस की जो मात्रा होती है, जैसे कि हमारे दांतों की जो वृद्धि होती है, दांतों की जो सारी की सारी जो चीजें होती है, अपीयरेंस होती है, वो इसकी ज्यादा मात्रा की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यदि पानी के अंदर फ्लोरोसिस की मात्रा हमारी ज्यादा पाई जाती है। तो पानी की ये जो समस्या होती है, इसके लिए आरओ वगैरह का जो उपयोग किया जाता है, वो हमारी इसी समस्या के समाधान यानी कि जो सब्सटेंसेस पानी के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं उनको कम करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें स्केलेटन फ्लोरोसिस। तो भाई स्केलेटन फ्लोरोसिस में आ जाता है, इसमें एसोसिएट होता है विद द लाइफ टाइम डेली इनटेक ऑफ द 3.0 टू 6.0 मिलीग्राम पर लीटर और मोर। तो भाई जो हमारा जो स्केलेटन फ्लोरोसिस, स्केलेटन में क्या जाता है, हमारा जितना भी हड्डियों का जो ढांचा होता है उसके अंदर हमारी चीजें आ जाती हैं। तो जीवन भर प्रतिदिन इसमें 3.0 और 6.0 मिलीग्राम लीटर जो होता है, ये उससे भी अधिक जो फ्लोराइड का जो सेवन से संबंधित हमारी चीजें होती हैं, जो कि ढांचे पर असर पड़ता है, जिससे देयर इज हैवी फ्लोराइड डिपोजिशन डिपोजिशन से इन द स्केलेटन। तो इसमें जो फ्लोराइड जो होता है, ये हमारा जो भी हमारा ढांचा होता है उसमें भारी मात्रा में फ्लोराइड जो है वो जमा हो जाता है। ज्यादा इंटेक होगा तो ज्यादा जमा हो जाएगा हमारा स्केलेटन के अंदर। When the concentration of 10 mg of liter of the extended, तो इसमें जो फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे 1 लीटर के अंदर हमारी क्या बताई गई है, 1 लीटर के अंदर 3.0 6.0 बताई गई। तो इसमें 10% हो जाएगी, जो कंसंट्रेशन है वो 10 हो जाएगी, बढ़ करके इससे मतलब ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो कार्पलिंग फ्लोरोसिस से कैन बी एंड द लीड ऑफ द परमानेंट डिसेबिलिटी। तो वही इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर ये अधिक हो जाती है, ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में अधिक हो जाएगी, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में अधिक हो जाएगी, तो अपंगता पैदा करने वाला जो हमारा फ्लोरोसिस होता है, अपंगता यानी कि अपाहिजपन पैदा हो सकता है इसकी वजह से, फ्लोरोसिस की वजह से। और जो स्थायी रूप से जो है मतलब कि डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी कि अपंगता जो है हमेशा के लिए उत्पन्न हो सकती है, हमेशा के लिए डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी कि अपंगता किसी भी तरीके की हो सकती है, हाथ पैरों में या किसी भी तरीके का हमारा जो स्केलेटन होता है उसमें नुकसान हो सकता है और जीवन भर के लिए अपंग हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा जेनुवल्गम। तो जेनुवल्गम के अंदर जो हमारी इसमें चीजें दी गई हैं, इसमें बताया न्यू फॉर्म ऑफ द फ्लोरोसिस। ठीक है। तो ये हमारी फ्लोरोसिस की जो है न्यू फॉर्म ऑफ द फ्लोरोसिस ऑफ द कैरेक्टराइज्ड बाय द जेनुवल्गम एंड द ऑस्टोपोरोसिस ऑफ द लोअर लिम्स हैज बीन द रिपोर्टेड। तो भाई इसमें जो हमारा जेनुवल्गम जो होती है, फ्लोरोसिस की का एक जो नया रूप है तो फ्लोरोसिस ही, लेकिन उसका एक नया रूप है। और इसमें जो जेनुवल्गम जो होता है ना, इसमें जो हमारी बॉडी के जो नीचे वाले जो हमारे अंग पाए जाते हैं उनमें ऑस्टोपोरोसिस की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता जो है वो होती है, जो कि हमारी रिपोर्ट की गई है। अब ऑस्टोपोरोसिस क्या होता है, हमारी बोन का जो झड़ना होता है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो इसके अंदर देखी गई है। अब इसमें आ जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन किस तरीके से किया जाएगा, इंटरवेंशन का मतलब होता है सोल्यूशन निकालना। अगर हम इंटरवेंशन करते हैं तो वन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इनटू फाइंड ऑफ द न्यू सोर्सेज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर विद द लोअर फ्लोरोसिस कंटेंट, फ्लोराइड कंटेंट। तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल, द वाटर कैन बी द डेली फ्लोराइडेड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। तो भाई ये जो समस्या होती है, इसका जो समाधान है ना वो यही है कि फ्लोराइड युक्त जितना भी हमारा पानी है पीने का, उसका नया स्रोत खोजना है कि भाई हम जो पानी पी रहे हैं ना पिए ऐसा पानी पिए जिसमें फ्लोराइड की मात्रा जो है वो कम हो। ठीक है। और यदि इस तरीके की संभवता ऐसी ना हो, कई बार होता है कि घर पे नलका है, पानी उसका खारा है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा, तो वहां से नहीं हम बाहर कुओं से पानी लेके आते हैं, या कहीं फिल्टर लगा हुआ तो वहीं से पानी लेते हैं, या फिर किसी के आसपास में ऐसा पानी निकला हुआ जिसमें फ्लोराइड की मात्रा कम होती है, तो सबसे पहले तो हम इस तरीके का समाधान इसमें खोजेंगे। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वाटर कैन बी द डिफ्लोराइडेटेड। तो वही जो हमारा जो जल शोधन जो हमारे अंदर आते हैं ना पानी के, फ्लोराइड की मात्रा को कम की जा सकती है। तो वो तो पता ही होगा कौन से होते हैं हमारे, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारे होते हैं, फ्लोराइड युक्त जो पानी पीने वाले जो हमारे जो बच्चे होते हैं, मतलब कि फ्लोराइड युक्त जो हमारे बच्चे जो पानी पीते हैं, इनका फ्लोराइड सप्लीमेंट शुड नॉट बी द प्रिस्क्राइब फॉर द चिल्ड्रन हु drink fluoridated water. Use of the fluoride toothpaste in areas of the endemic fluorosis is not of the recommended for the children up to 6 years of age. तो इन्होंने बताया कि फ्लोराइड से वाला जो बच्चे पानी पीते हैं ना, फ्लोराइड सप्लीमेंट शुड बी नॉट प्रिस्क्राइब। तो भाई फ्लोराइड युक्त जो पानी पीने वाले जो बच्चे होते हैं, तो फ्लोराइड सप्लीमेंट जो है उनको नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। यानी कि जो बच्चे पानी में ही मतलब कि उनका पानी ही ऐसा पानी वो ऐसा पी रहे जिसके अंदर फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड वाले सप्लीमेंट उनको कभी नहीं देने चाहिए। तो वो जो सप्लीमेंट नहीं देने चाहिए, क्योंकि फ्लोरोसिस से जो है वो प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं हमारे 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए फ्लोराइड युक्त जो टूथपेस्ट होता है उनका भी उपयोग बल्कि नहीं किया जाना चाहिए। तो 6 साल से कम के बच्चे हैं, फ्लोराइड युक्त ना तो उन्होंने टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी प्रकार का सप्लीमेंट उनको खाना है, अगर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर फ्लोराइड मात्रा में उपलब्ध है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम